हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के पौधे। तो इसमें जो पहली हेडिंग है हमारी वो है पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम ये जानेंगे कि क्षेत्र के आधार पर पौधों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो पहला है हमारा वो है जलोढ़, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये पौधे पानी में पाए जाते हैं व इनकी जड़ों का विकास कम होता है और इनकी पत्तियां पतली व सक्रिय होती हैं। तो ये तो अभी जलोढ़ पौधों की क्वालिटी। अब कौन कौन से होते हैं ये पौधे, जैसे हाइड्रिला, जल लिली, कमल आदि। तो ये तो हो गए जलोढ़ पौधे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जलोढ़ मतलब कि जल में पाए जाते हैं और जल में जब कोई चीज़ मतलब पौधे हैं तो इनकी जड़ों का विकास तो कम होगा ही और इनकी पत्तियां जो हैं वो पतली और सक्रिय होती हैं। मेन है हमारा इसका इंग्लिश में नाम हाइड्रोफाइट, क्योंकि हिंदी में तो हम पता कर लेते हैं, क्वालिटी से नाम पता कर लेते हैं, नाम से इसकी क्वालिटी पता कर लेते हैं कि जलोढ़ है तो जल में पाया जाएगा और जल में पाया जाता है तो जलोढ़ है। बट मेन है इसका इंग्लिश में नाम। जब इंग्लिश में नाम आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोफाइट क्या है, हेलोफाइट क्या है, एक्सेरोफाइट क्या है, मेसोफाइट क्या है। तो हमें इनके हिंदी में तो नाम याद रखने ही है, वो तो हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मेन है हमें इसका इंग्लिश में नाम। तो पहला तो हो गया हमारा टाइप जलोढ़। नेक्स्ट पौधे का टाइप है लवणोद्भिद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेलोफाइट। अब नाम से ही लग रहा है, लवण मतलब कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा इन पौधों की जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई होती हैं। तो ये पौधे जो होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के ऊपर निकली हुई होती हैं, जैसे साल्ट मार्श। तो इसका इंग्लिश में नाम है लवणोद्भिद का हेलोफाइट। नेक्स्ट है अगला हमारा टाइप समोद्भिद, मेसोफाइट। खेती योग्य जमीन पर पाए जाने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। इन पौधों का तना ठोस व शाखायुक्त होता है, जैसे गेहूँ, धान, टमाटर, मक्का आदि। तो समोद्भिद पौधे कौन से होते हैं? जो खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं और इन पौधों का जो तना होता है वो ठोस और शाखायुक्त होता है। मतलब कि इन पौधों की पहचान जो खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, नॉर्मली जिन फसलों की खेती होती है वो हमारे समोद्भिद कहलाते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, धान, टमाटर, मक्का, गन्ना आदि। तो और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं मेसोफाइट। नेक्स्ट टाइप है पौधे का मरुद्भिद, एक्सेरोफाइट। इस प्रकार के पौधे मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में पानी की कमी होने से और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक न होने के कारण इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब कि मरुस्थल क्षेत्र में पानी नहीं होता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक हो ही नहीं पाती क्योंकि पानी नहीं होता है, कम होता है। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनकी जो जड़ होती है वो गहरी होती है। अब नुकीली कांटों वाले कौन से पौधे होते हैं? जैसे नागफनी, अकेसिया, यूफेबिया आदि। तो ये होते हैं हमारे मरुद्भिद। ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे मतलब रेतीला क्षेत्र होता है, जहाँ पानी कम होता है। तो और ऐसे पौधों को हिंदी में तो मरुद्भिद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एक्सेरोफाइट। तो ये 4 टाइप के जो पौधे हैं जो कि क्षेत्र के आधार पर पौधों को बांटा गया है, जैसा क्षेत्र वैसा उनका नाम। ये कौन कौन से हो गए 4 हमारे, फिर से रिवाइज करते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हिंदी में जैसे हो गया हमारा जलोढ़, लवणोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद। तो जल में पाए जाने जलोढ़, मरुस्थल में पाए जाने मरुद्भिद, खेती योग्य जो समान जगह पे पाए जाते हैं समतल समोद्भिद, और जो लवण वाली खारे पानी में दलदली जगह पे पाए जाते हैं वो हमारे होते हैं लवणोद्भिद। इंग्लिश में नहीं याद रखना है, जैसे कि अगर जल वाला है तो वो हमारा हाइड्रोफाइट। इसे हमारे इंग्लिश में हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, मेसोफाइट, एक्सेरोफाइट। हाइड्रोफाइट कहते हैं जल वाले, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है जल से,
तो जलोदविद हो गया हमारा हाइड्रोफाइट। हेलोफाइट होता है खारे पानी से, मतलब कि लवणोद्भिद। और मेसोफाइट, मेसो उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे हम कोई चीज़ सामान लेते हैं, तो मेसोफाइट हो गया हमारा समोद्भिद। और एक्सेरोफाइट हो गया हमारा मरुद्भिद। तो ये हो गया हमारे 4 टाइप ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू एरियाज। तो ये हमारे हो गए पौधे। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे जो कुछ पौधे जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनके बारे में। ये तो थे हमारे टाइप पौधों के। अब हम पौधे दिए हैं स्पेशल प्लांट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पौधा है वो है निपेंथिस पौधा। यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पूछा जाए तो मेघालय राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी शिकार करता है, छोटे जीव जैसे कि चूहे वगैरह इनका शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े जैसा दिखता है, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है और इसमें से खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो खुशबू की वजह से इस पौधे की तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें फंस जाते हैं। क्या होता है, जैसे ही लंबे घड़े जैसा ये पौधा दिखता है उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती रहती है, तो कीड़े मकोड़ों को वो खुशबू अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कीड़े मकोड़े उसके पास जाते हैं और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं खुशबू की वजह से ऊपर से जो पत्ती का ढक्कन लगा होता है वो बंद हो जाता है, तो कीड़े मकोड़े इस प्रकार उसमें फंस जाते हैं। और इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। घटपर्णी, घट मतलब घड़ा होता है, पर्णी मतलब पत्ता, घटपर्णी भी कहते हैं क्योंकि ये घड़े की तरह दिखता है। और इंग्लिश में पिचर प्लांट, क्योंकि पिचर माने घड़ा होता है, तो इसे घटपर्णी पौधा या पिचर प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पौधा कीटों का भक्षण करता है, इसीलिए इसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। कीटों का भक्षण करता है, भक्षण करता है मतलब खाता है, इसीलिए इसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ अन्य कीटभक्षी पौधे हैं। अब ये तो हमारा एक कीटभक्षी पौधा हो गया नेपेंथिस, दूसरा नाम है पिचर प्लांट या घटपर्णी पौधा। इसके अलावा और भी कुछ हमारे कीटभक्षी पौधे होते हैं, जैसे ड्रोसेरा, जिसका दूसरा नाम है सैंड्यूस। एक तो ये हो गया, अगला है यूट्रिकुलेरिया, ये भी कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट डायोनिया, अगला सेरोसेनिया। तो हमारी ये कीटभक्षी पौधे हो गए। एक तो नेपेंथिस जिसे पिचर प्लांट या घटपर्णी पौधा कहते हैं, एक हो गया, दूसरा ड्रोसेरा या सैंड्यूस, तीसरा यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, सेरोसेनिया। ये हो गए हमारे कुछ कीटभक्षी पौधे। अब सवाल ये उठता है कि ये पौधे कीटों का भक्षण करते क्यों हैं? तो इसका रीज़न ये है कि ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि अदर जो पौधे होते हैं वो तो नाइट्रोजन की कमी को वायुमंडल से ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन इन पौधों को वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं मिलती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नेपेंथिस पौधा, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। पिक्चर भी यहाँ पे लगी है कि कैसे ये घड़े की तरह दिखता है और ये इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ है। अगला पौधा है हमारा नंबर 2, रेगिस्तानी ओक। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नाम है रेगिस्तानी ओक, लेकिन ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है। अगर किसी ने ना पढ़ा तो वो ये जानेगा कि रेगिस्तानी ओक है तो राजस्थान में पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है, तो इसे याद रखना अच्छे से। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, मतलब कि इसमें जो पत्तियां बहुत कम होती हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर लगा उसमें दिख भी रहा है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट
तक जाती हैं, जो कि ऊंचाई का लगभग 30 गुना जाती हैं, जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। मतलब कि ऊंचाई तो है इसकी 11 से 12 फीट, और जो इसकी जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं 250 से 300 फीट नीचे तक। क्यों जाती हैं? जब तक कि इनकी जड़ों को पानी ना मिल जाए, क्योंकि रेगिस्तानी ओक इसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जाहिर सी ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर सूखा, मतलब रेगिस्तान टाइप में होता है। तो इस वजह से जो इसकी जड़ें हैं वो ज़मीन के इतने अंदर तक जाती हैं जब तक कि उनकी जड़ों को पानी ना मिल जाए। लगभग 250 से 300 फीट तक अंदर तक जाती हैं। और यह अब पानी मिल जाता है तो क्या होता है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। तो जो इतने अंदर तक पेड़ जब जाता है, जड़ को पानी मिलता है, तो अब ये जो जड़ से पानी आ रहा है वो पेड़ के तने में जमा होता रहता है। अगला पॉइंट है, यहाँ के लोग तने के अंदर पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। अब ये जो तने में पानी जमा होता रहता है, क्योंकि पेड़ काफ़ी लंबा होता है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ये जो इतने नीचे से पानी आ रहा है वो तने में जमा होता रहता है। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, तने के अंदर पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट है, इस वृक्ष को शाहबलूत भी कहते हैं। तो इस वृक्ष का दूसरा नाम हो गया शाहबलूत। दोनों नाम हमें याद रखना है। रेगिस्तानी ओक तो है ही इम्पोर्टेंट, दूसरा नाम है शाहबलूत। पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो गया हमारा रेगिस्तानी ओक। अगला पौधा है हमारा नंबर 3, खेजड़ी वृक्ष। पहला पॉइंट है इसमें, यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। तो यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में, मतलब कि हमारे राजस्थान में, भारत की बात हो रही है। तो यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, राजस्थान में। अगला पॉइंट, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी है उस पर कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी फलियां सब्जी के काम आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। अगला, इसकी जड़ हल बनाने के काम आती है। मतलब कि ऑल ओवर पूरा वृक्ष ही काम आता है। कोई भी इस वृक्ष का कोई भी पार्ट खराब जाता ही नहीं है। मतलब कि एक तो सबसे अच्छी बात कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है, छाल दवा बनाने के काम आ जाती है, फलियां सब्जी के काम आ जाती हैं, पत्तियां इसे यहाँ के जानवर खा लेते हैं, और जड़ से हल बन जाता है। मतलब कि ऑल ओवर पूरा पेड़ किसी न किसी काम आता है, एक भी पार्ट इसका वेस्ट नहीं जाता है। तो ये हो गया हमारा खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। अगला पौधा है हमारा नंबर 4, घास का पौधा। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही है कि घास की जो जड़ें होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। इन्हें हम हाथ से ऐसे नहीं निकाल सकते, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। अगला पॉइंट है, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे ज़्यादा अंदर होता है। ये हो गया हमारा घास का पौधा। अगला पौधा है हमारा नंबर 5, बरगद। इसमें पहला पॉइंट है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। यानी कि जो बरगद के पेड़ में जो ये हमने अक्सर देखा, बरगद जो पुराना बरगद होता है उसमें जो लटकती रहती हैं वो उसकी एक्चुअल में वो उसकी जड़ें होती हैं। वरना हम लोग को यही मतलब पता होता है कि जड़ें तो ज़मीन के अंदर होती हैं और जो लटकती हैं वो शाखाएं होती हैं। बट बरगद के पेड़ में ऐसा नहीं होता है। बरगद के पेड़ में जो लटकने होती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना कि जो बरगद के पेड़ की लटकन होती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं। अगला पॉइंट है, ये जड़ें टहनियों से निकलकर बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। मतलब कि ये जो लटक रही हैं ये जब टहनियों से निकलती हैं और फिर जब बढ़ती रहती हैं बढ़ते बढ़ते फिर से ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पिक्चर भी लगी है तो उसमें दिख रहा है। अगला पौधा है हमारा नंबर 6, क्रोटोन पौधा।
इस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जो क्रोटन पौधा होता है इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। जैसे पिक्चर में भी लग रहा है यह एक डेकोरेटिव प्लांट जैसा है। डेकोरेटिव प्लांट जैसा क्या, डेकोरेटिव प्लांट ही है। तो इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं तो संकेत मिलता है कि इन्हें पानी की ज़रूरत है। मतलब कि ये संकेत दे देता है खुद से ही पौधा, जब पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं तो समझ जाइए कि इन्हें पानी की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा क्रोटन पौधा। नेक्स्ट अगला पौधा है हमारा नंबर 7, प्याज। प्याज की फसल। तो अब प्याज क्या है? प्याज एक तना है। इसे बहुत अच्छे से याद रखना। पूछा जाता है प्याज क्या है? प्याज जड़ नहीं होती है, प्याज एक तना है। अगला पॉइंट है प्याज की फसल जुलाई माह में उगाई जाती है। तो प्याज की फसल कब होती है? जुलाई महीने में। नेक्स्ट प्याज की फसल में प्याज बीज बोए जाने के 20 दिन बाद ही अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर हमने बीज बो दिया तो 20 दिन बाद ही उनमें अंकुर होना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है जब पत्तियां पीली और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब कि बीज बोया 20 दिन बाद अंकुर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब पत्तियां इसकी पीली और सूखने लगती हैं तो समझ जाए कि अब प्याज निकालने के लिए तैयार हो गई है। एक तरह से ये इंडिकेटर होता है कि अब प्याज निकालने के लिए तैयार है। अगली इसमें जो हमारी हेडिंग है वो है प्याज की फसल में उपयोग होने वाले औजार। अब जो हमने प्याज की फसल के बारे में तो पढ़ लिया, कब होती है, कैसे होती है। अब इसकी जो फसल में हम जो औजार यूज़ करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा खूंटी, जो कि लोहे की छड़ होती है जिसे खूंटी कहते हैं। इसका क्या काम होता है? मिट्टी को खोदने, ढीला व नरम करने हेतु। तो ये जो खूंटी है इसका यूज़ हम करते हैं मिट्टी को खोदने के लिए, उसे ढीला करने के लिए और उसे नरम करने के लिए। अगला औजार है कुरिगे, जो कि हल जैसा दिखने वाला। मतलब अगला औजार है जो हल की तरह दिखता है, जिसे कि हम कहते हैं कुरिगे। अगला औजार है इलिगे, जो कि हंसिया जैसा दिखता है। इसका काम होता है प्याज के ऊपर से सूखी पत्तियों को अलग करने में। मतलब कि एक तो खूंटी हो गया जो कि मिट्टी को ढीला नरम करने के लिए, कुरिगे जो कि हल की तरह दिखता है, इलिगे जो कि हंसिया जैसा होता है। इसका काम होता है प्याज के ऊपर से सूखी पत्तियों को हटाने में यूज़ होता है। हल जैसा है वो कुरिगे कहा जाता है। अब ये कहा जाता है तो अगला पॉइंट है इसमें कर्नाटक में हल को कुरिगे कहा जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा कुरिगे। अगला है कर्नाटक में हंसिये जैसे औजार को इलिगे कहा जाता है। मतलब कुरिगे और इलिगे ये दोनों ही नाम हमारे कर्नाटक में प्रचलित है, वरना अपने तरफ तो हल और हंसिया ऐसे ही बोलते हैं, बट कर्नाटक में इनके एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे कि हल को कुरिगे और जो हंसिया जैसा होता है उसे इलिगे कहा जाता है। पॉइंट है बालबनिका गांव कर्नाटक में है। एक गांव है बालबनिका, ये जो है वो कर्नाटक में है। मेन इसमें है ये दोनों औजारों के नाम, एक कुरिगे दूसरा इलिगे। तो ये हो गया हमारा प्याज के बारे में। अगली हेडिंग है हमारी वेलक्रो, 8 नंबर। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है वेलक्रो का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को 1948 में स्विट्ज़रलैंड में आया। तो मतलब कि वेलक्रो की जो खोज है वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी 1948 में। अब उन्हें ये आइडिया आया कहाँ से था? तो कांटों वाले बीज से यह विचार पनपा था। अगला पॉइंट है वेलक्रो बीजों के छोटे छोटे हुक से बना। अब यहाँ पे जो साइड में पिक्चर लगी हुई है कि किस तरह के कांटे वाले बीज हैं, उनसे इनके मन में, जॉर्ज मेस्ट्रल के मन में विचार आया था वेलक्रो को बनाने का। और वेलक्रो बना किससे? तो बीजों के छोटे छोटे हुक से। तो ये तो हो गया वेलक्रो। अगला जो है हमारा बाजरा। इसमें पहला पॉइंट है बाजरे का जन्म बानगाम में हुआ था। मतलब कि बाजरा जो उत्पत्ति कह सकते हैं, बाजरे की जो उत्पत्ति है वो बानगाम से। अब ये बानगाम कहाँ है? तो अगला पॉइंट है बानगाम गुजरात में है। तो बानगाम कहाँ है? गुजरात में। तो कह सकते हैं कि बाजरे की जो उत्पत्ति है वो गुजरात से हुई। और गुजरात में कहाँ से? तो बानगाम से। अगला पॉइंट है बानगाम
अनाज साग सब्जी के लिए मशहूर है। तो पहलगाम अनाज और साग सब्जी के लिए मशहूर है। तो बात यहाँ पे गुजरात की हो रही है, तो हम यहीं पे एक पॉइंट है जिसे याद रखेंगे। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। तो ये तो हो गए हमारे कुछ पौधे। अब जो अगला हमारा एक टॉपिक आता है वो है जंगल अधिकार कानून 2007। एक कानून आया है जंगल पे अधिकार को लेकर, जो कि 2007 में आया है। अब ये कानून क्या कहता है वो हम जानेंगे पॉइंट वाइज। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वह है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो ये जो कानून है वो जंगल पर हक दिला रहा है, किसका? आदिवासियों का। अगला पॉइंट है, जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक होगा। मतलब कि इस जो कानून है, ये एक्ट है, इसके तहत ये मतलब बात कही गई है कि जो लोग 25 साल से जंगल में एक ही जगह पर रह रहे, ये नहीं है कि आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, एक ही जगह पर जंगल में 25 वर्षों से अगर लगातार रह रहे हैं तो वहाँ के जो जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक होगा। ये अधिकार ये एक्ट दिलाता है। अगला पॉइंट है इसमें, जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करेगी। और जंगल का जो संरक्षण उसका रख रखाव जो है वो वहाँ की ग्राम सभा करेगी। तो ये एक्ट कब का है? 2007 का। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से याद रखना, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये तो हो गया हमारा जंगल अधिकार कानून। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, उनके बारे में। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, डेजर्ट प्लांट मूल वनस्पति है। तो एक वनस्पति उसका नाम है डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट मूल वनस्पति है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही तरह की फसल उगाने व कई प्रकार के रसायन के प्रयोग से ज़मीन बंजर हो जाती है। मतलब कि कह रहा है कि एक ही तरह की, अगर हम खेत में एक ही तरह की फसल उगाते रहेंगे और कई तरह के मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करेंगे तो जो हमारी ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। मतलब कि वो उपजाऊ नहीं रहती, उसका फर्टिलाइजेशन लो हो जाता है, तो वो ज़मीन हमारी बंजर हो जाती है। अगला पॉइंट है, सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल आते हैं। सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों के साथ साथ खरपतवार भी स्वयं ही उगाती है। मतलब जब पौधे उगाए जाते हैं तो उनके साथ में खरपतवार भी उगाती है। खरपतवार को निकाल देना जरूरी होता है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार ही ना ले लें। बिल्कुल, जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो साथ में उसके खरपतवार का मतलब होता है जो वेस्ट होता है, घास फूस टाइप में, वो भी अपने आप ही उगाती है। उसको निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं निकाला तो जो भी हम खाद पानी जो हम उस पौधे को देंगे वो खाद पानी उस खरपतवार को लग जाएगा, तो सारा खाद पानी उसी को चला जाएगा, पौधा बेचारा सूख जाएगा। तो इसलिए खरपतवार को निकाल देना ज़रूरी होता है, जिससे कि सारा खाद पानी खरपतवार को ही ना मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम व कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। मतलब जो लकड़ी वाली छत होती है उनमें दीमक ना लगे, इसके लिए उसमें नीम और कीकर की लकड़ियों को बिछाते हैं। अगला पॉइंट है, कच्चे घरों की दीवारों व फर्श पर गोबर का लेप किया जाता है, क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। बिल्कुल, कच्चे घरों में दीवार और फर्श पर गोबर का लेप किया जाता है, हम सभी लोगों ने देखा है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसका रीज़न ये है। अगला पॉइंट है, मलेरिया की दवा जिसे कुनैन कहते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। एक मलेरिया की बहुत ही फेमस मतलब दवा है जिसे कुनैन कहते हैं,
और वो पाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो इस पॉइंट को तो बहुत ही ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा सिनकोना वृक्ष की छाल से। अगला पॉइंट है, बुधिया माई जंगल को साझा बैंक मानती थी। एक लेडी बुधिया माई कहा जाता था, वो जंगल को साझा बैंक मानती थी। अगले जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे मिज़ोरम राज्य से रिलेटेड है। तो इसमें जो पहला है वो है 1-3 जमीन कि 1-3 जमीन किसे कहते हैं। तो 1-3 बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1-3 जमीन कहा जाता है। तो क्या होता है 1-3 बीज, एक मेज़रमेंट होगा वहाँ का मिज़ोरम का कि 1-3 बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1-3 जमीन कहते हैं। और 1-3 खेती मिज़ोरम में प्रचलित है, मतलब कि ये जो 1-3 की बात हो रही है ये खेती मिज़ोरम में की जाती है। अगला पॉइंट है वो भी हमारा मिज़ोरम से, अब जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे मिज़ोरम राज्य से रिलेटेड है। तो अगला पॉइंट है, मिज़ोरम में खेतों की लॉटरी निकाली जाती है, मतलब खेतों की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर लोगों को बारी बारी से ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। ऐसा होता होगा, खेतों की लॉटरी निकाली जाती होगी, जिसका नाम आता होगा उससे बारी बारी से ज़मीन पर खेती करने का मौका दिया जाता होगा। तो ये है मिज़ोरम की बात। अगला पॉइंट है हमारा, मिज़ोरम में झूम खेती होती है। तो अगर पूछा जाए झूम खेती कहाँ होती है, भारत के किस राज्य में होती है, तो हमारा आंसर होगा मिज़ोरम में। अब ये झूम खेती होती क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, झूम खेती में एक फसल के कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं। मतलब एक फसल हो गई, फसल को काट लिया, उसके बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई खेती नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, उस जगह बांस या जंगल जिसे खरपतवार भी कहते हैं वो आ जाता है। लोग उन्हें उखाड़ते नहीं हैं बल्कि गिराकर जला देते हैं। यह राख खाद का काम करती है। मतलब कि झूम खेती में क्या होता है, एक फसल हो गई उसे काट दिया, ज़मीन को ऐसे ही खाली छोड़ दिया, उसमें कोई खेती नहीं की। अब उस जगह पे बांस या जंगल उगाएगा, उसे भी उखाड़ते नहीं हैं, जो बांस या खरपतवार उसे उखाड़ते नहीं, उसे बल्कि गिरा देते हैं उसी खेत पर और जला देते हैं। अब जो जलाने से जो राख होती है वो उस खेत के लिए खाद का काम करती है। तो ये होती है झूम खेती। अगला पॉइंट है, जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, बस मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। अब क्या होता है, खेत तो तैयार हो गया, जो उन्होंने फसल करके छोड़ दिया कुछ सालों तक, फिर उसमें जो खरपतवार उगाया उसे भी उखाड़ा नहीं, सिर्फ ऐसे ही गिराकर जला दिया। अब जब ज़मीन तैयार हो गई तो जोता नहीं जाता, वरना नॉर्मली क्या होता है, किसी भी बीज को बोने से पहले हम जुताई करते हैं, बट मिज़ोरम में ऐसा नहीं है। वहाँ जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, बस मिट्टी को ऐसे हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं। और क्या होता है मिज़ोरम में, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। मतलब एक साथ एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बो दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। मतलब कि मिज़ोरम क्या, अगर जो पहले जैसे उन्होंने फसल करके उसे काटने का छोड़ देते हैं, तब जो मतलब जंगल उगाता है उसे तो वो लोग गिरा देते हैं उसी खेत पे और जला देते हैं, इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। जो राख होती है वो खाद का कार्य करती है। उस टाइम भी उन्होंने उसे उखाड़ते नहीं हैं। लेकिन फसल के समय मान लो कि फसल उग रही है लेकिन फसल के साथ में भी खरपतवार उगाती है, उसे भी ये लोग उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उसे गिरा देते हैं, जिससे कि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाती है और इससे क्या होता है, ज़मीन उनकी उपजाऊ बनती है। अगला पॉइंट है, मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है। तो मिज़ोरम की जो मुख्य फसल है वो है चावल। फसल पकने के बाद यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ जो है फसल पकने का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। अब इस त्यौहार में होता क्या है,
अगला पॉइंट है सभी एक साथ बनाते खाते हैं फिर चिराव नृत्य करते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट आया वो है चिराव नृत्य। तो अगर पूछा जाए चिराव नृत्य कहाँ का है तो वो है मिज़ोरम का। अब इस नृत्य में होता क्या है, अगला पॉइंट है इस नृत्य में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की तान पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। मतलब कि जो चिराव नृत्य इसमें क्या होता है, बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है, फिर ढोल की जो तान, जैसा भी ढोल पे तान होती है उस हिसाब से वो लोग डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। तो ये हो गया चिराव नृत्य। अगला पॉइंट है मिजोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। तो अगर पूछते हैं मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है तो भाषा का नाम है मिजो, मिजोरम, मिजो। अगला पॉइंट है मिजोरम में बांस से बने कप मिलते हैं। मिजोरम में वैसे भी बांस ज़्यादा पाए जाते हैं तो बांस से बने हुए कप मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं हमारे जो कि मिजोरम राज्य से रिलेटेड है, जो कि इस टॉपिक से काफ़ी हद तक, मतलब मिजोरम के जो ज़्यादातर लोग हैं वो जंगल से जुड़े हैं, तो इस टॉपिक से हमारा काफ़ी हद तक कनेक्टेड है मिज़ोरम स्टेट। तो ये हो गया मैं मिज़ोरम राज्य से रिलेटेड पॉइंट्स। तो ये हमारा ऑल ओवर एक हिसाब से पौधे से रिलेटेड टॉपिक में जो कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की है मैंने। अब हम आगे जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 हाइड्रोफाइट, नंबर 2 हेलोफाइट, नंबर 3 मेसोफाइट, नंबर 4 जेरोफाइट। तो इससे पूछा है खारे जल वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। तो हिंदी में तो हम उन्हें कहते हैं लवणोद्भिद और इंग्लिश में कहते हैं हेलोफाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 हेलोफाइट। तो इसका आंसर तो हेलोफाइट हो गया। अदर्स जो ऑप्शन है उन्हें भी हम जान लेते हैं। जैसे पहला है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट कहते हैं उन पौधों को जो जल में उगते हैं। मेसोफाइट उन पौधों को कहते हैं जो खेती योग्य स्थान पर उगते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा वगैरह। जेरोफाइट कहते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये तो अदर ऑप्शन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 मनी प्लांट, नंबर 2 सिनकोना प्लांट, नंबर 3 अंकोनाइट प्लांट, नंबर 4 यूकेलिप्टिस। तो कुनैन क्या होती है, मलेरिया की दवा। तो मलेरिया की दवा जो प्राप्त होती है वो होती है हमारी सिनकोना प्लांट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सिनकोना प्लांट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 असम, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 4 मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। तो हमारे भारत में ये पौधा मेघालय में पाया जाता है, लेकिन हमारे भारत से बाहर भी ये 2 जगह पाया जाता है। वो जगह हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन इसमें पूछा है भारत के अंदर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, जिसे शाहबलूत वृक्ष कहते हैं, में नहीं पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, नंबर 2 पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, नंबर 3 पत्तियां बहुत कम होना, नंबर 4 बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या। इसमें पूछा है ये जो 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं इसमें से कौन सा लक्षण रेगिस्तानी ओक का नहीं है, नहीं पूछा है। तो पहला है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। ये तो सही है क्योंकि जो रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये भी सही है क्योंकि गहराई तक जाती है तो जो जल इकट्ठा होता है
वो पेड़ के तने में होता है, ये भी सही है। पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो है पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1 पीपल, नंबर 2 अंगूर, नंबर 3 अमरवेल, नंबर 4 मनी प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 अमरवेल। अमरवेल एक परजीवी पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको बीजपत्र कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 बीजावरण, नंबर 2 बीजपत्री, नंबर 3 बीजांड द्वार, नंबर 4 भ्रूण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीजपत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मतलब इससे पूछा है कि कौन से फल के सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे कौन सा फल पाया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 नींबू का, नंबर 2 अमरूद का, नंबर 3 आम का, नंबर 4 पपीता का। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 आम का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, झूम खेती कैसी खेती है? 4 क्वालिटीज़ दी हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी क्वालिटी झूम खेती की है। ऑप्शन है हमारे नंबर 1 जैविक खेती, नंबर 2 काट एवं दत्त खेती, नंबर 3 कीटनाशक का सीमित उपयोग, नंबर 4 रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो जानते हैं हम लोग कि झूम खेती में क्या होता है कि खेती करने के बाद में फसल काटने के बाद में खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए। तो जो हमारी एक झूम खेती होती है वो होती है काट एवं दग्ध खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काट एवं दग्ध खेती। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? मतलब जो सिनकोना पेड़ होता है उसके किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? मतलब सिनकोना पेड़ से जो दवा बनती है जिसका नाम क्विनोन है, वो किस चीज़ से बनती है? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 जड़, नंबर 2 पत्ता, नंबर 3 छाल, नंबर 4 बीज। तो हम जानते हैं कि सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य अध्यापिका ने EVS की शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने को कहा। तो अब जो शिक्षिका हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेंगी? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, मतलब ये वाला समूह चुनेंगी। अगला है नंबर 2 मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना, नंबर 3 एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटोन, नंबर 4 एलोवेरा, पुदीना, जेरेनियम। तो इससे पूछा है कि हमें ऑफिस के अंदर पौधा रखना है। तो जो ऑफिस के अंदर पौधा है वो ऐसा रखा है जो डेकोरेटिव प्लांट होगा, जो जिसे कम हवा, पानी और प्रकाश की ज़रूरत होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटोन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 वन एक्ट के अधिकार 2007 से, नंबर 2 भारतीय वन एक्ट 1927 से, नंबर 3 राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, ऑप्शन 4 भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक एक्ट आया है जो कि 2007 में, उसके अनुसार होता है कि जो व्यक्ति कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं एक ही जगह पे, उनका उस वन की भूमि पर, उस पर होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। तो यही इसमें पूछा भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कुछ कथन दिए हैं, उन्हें देखना है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन कौन सा है। पहला कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है।
अगला कथन है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है। नंबर 4, इसकी छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है। नंबर 5, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसमें पूछा है सही कथन कौन सा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो पहला जो कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये तो सही है। अगला, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी हमारा सही है क्योंकि अभी हम पीछे खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला कह रहा है यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अपने तने में जो जल संचित करता है ये क्वालिटी है रेगिस्तानी ओक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये अपने इंडिया के राजस्थान में पाया जाता है। तो ये जो तीसरा दिया है, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, इसकी छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है, तो ये हमारा सही है। अगला, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, ये भी गलत है क्योंकि बहुत कम पत्तियाँ रेगिस्तानी ओक में होती हैं, जबकि खेजड़ी वृक्ष तो पत्तियों वाला होता है, छायादार होता है, क्योंकि इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इसकी पत्तियाँ यहाँ के जानवर खाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष में तो पत्तियाँ पाई जाती हैं, छायादार वृक्ष होता है ये। तो हमारा इसमें सही कौन कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, बाकी तीसरा और पाँचवा गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा, जो कि हमारा है किस ऑप्शन में है? पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1, एक फसल प्राप्त करने के बाद खेत को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। नंबर 2, इस जगह जो बांस या खरपतवार आ जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। नंबर 3, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। नंबर 4, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये 4 जो कथन दिए हुए हैं इनमें से सही कथन कौन सा है। तो पहले हम चारों कथन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं इनमें से सही कथन हमारा कौन सा है। तो पहले कथन में कह रहा है, एक फसल प्राप्त करने के बाद खेत को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, झूम खेती में ऐसा ही किया जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है। अगला कथन कह रहा है कि इस जगह जो बांस या खरपतवार आ जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। तो जलाते तो हैं बट उखाड़ते नहीं हैं, उसे ऐसे ही खेत में गिराकर वहीं पर जला देते हैं। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, तो बिल्कुल सही है, जो राख प्राप्त होती है जलाने पर उसे खाद की तरह यूज़ करते हैं। चौथा कथन है, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो ये हमारा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़मीन को ये लोग जोतते नहीं हैं झूम खेती में। ये लोग जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बस ज़मीन को हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं। इसमें लिखा है गहरा जोता जाता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसमें सही पूछा है तो सिर्फ हमारे एक तो पहला सही है और तीसरा सही है, 2 ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हम अपने ऑप्शन देखेंगे कि जिसमें हमारा पहला और तीसरा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि चौथा कथन गलत है। ऑप्शन बी, 2 और 3, तो 3 तो हमारा सही है लेकिन 2 हमारा गलत है क्योंकि इसमें लिखा है उखाड़ कर जलाते हैं, जबकि उखाड़ कर नहीं जलाते, गिरा कर जलाते हैं। तो 3 के साथ में 2 दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, तो 1 और 4, 1 भी हमारा सही है, 1 सही है हमारा, और 4 में कह रहा है गहरा जोता है, तो 4 हमारा गलत है। तो इस 4 की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है केवल 1, तो केवल 1 नंबर सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1, यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नंबर 2, यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। नंबर 3, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। नंबर 4, यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन 4 कथनों में हमें देखना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहले कथन में कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है राजस्थान की साइड। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है, दूसरे कथन में, यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, तो ये भी सही है क्योंकि इसे बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। खेजड़ी वृक्ष जो है वो एक छायादार वृक्ष है और इसके जो पत्ते हैं वो जानवरों के खाने के काम आते हैं। अगला जो कथन है वो कह रहा है, यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि तने में जल जमा करता है रेगिस्तानी ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चौथा जो कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे 3 कथन सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। जिस ऑप्शन में हमारा 1, 2, 3 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया 1, 2, 3, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक, जिसे एक टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। यह एक टीन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। नंबर 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। नंबर 3, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 100 मीटर हैं। नंबर 4, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक टिन का मात्रक है, एक टिन जो मेजरमेंट है जो मिजोरम का, वो क्या परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, हमें चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जो ऊपर के 2 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस है। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। दूसरा है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।